गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट सीए फाउंडेशन के लिए ये रिवीजन क्लास लगाने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैं आधे से ज़्यादा लगभग कह लीजिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट की रिवीजन दूंगा पार्ट 1 में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये फास्ट रिवीजन होगी, आप मेरे साथ लिख सकते हैं और लगभग एक पेज में मैं आपको ये सारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज करवा दूंगा। आपने पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ। तो स्टूडेंट्स, एक्ट का नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। आपको पता ये होना चाहिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक हिस्सा निकाल के आप इधर ले आए। कॉन्ट्रैक्ट का पहले ये चैप्टर 7 होता था एंड इस तरह से याद भी रखा जा सकता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इसमें सेक्शंस हैं 66 तक, जो कि आखिरी 2 सेक्शन किसी काम के नहीं है। 65 तो अब रहा भी नहीं। और एग्जाम के लिए फाउंडेशन में ये 12 से लेके 15 नंबर तक ये आपके कोर्स में आता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 1। स्टूडेंट्स, हर एक्ट में सेम ही होता है। भाई एक्ट का नाम क्या है वो तो मैंने लिख ही दिया। नंबर 2, ये एक्ट कहाँ लगेगा? भाई इंटायर इंडिया में। नंबर 3, महत्वपूर्ण चीज़ है, ये एक्ट कौन सी तारीख से स्टार्ट हुआ? तो बच्चों ये एक्ट स्टार्ट होता है 1 जुलाई, कमेंसमेंट की डेट 1 जुलाई, नेचुरल है 1930। सेक्शन 2 में बच्चों लगभग हर एक्ट में ही डेफिनेशंस होती हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है जो डेफिनेशंस हैं वो 15 डेफिनेशन है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है और 1, 2, 3 इस तरह से सब सेक्शन आएंगे। तो सब सेक्शन 1 नॉर्मल नंबरिंग है, तो ये मैं 15 तक लिख के छोड़ रहा हूँ ताकि फिर हम इसे फिल किए जाएंगे। बस इसमें से समझ लीजिए सबसे जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो आती है आपके सब सेक्शन 7 में। एक अच्छी डेफिनेशन और आती है, डेट इज सब सेक्शन 4 में। तो ये 2 डेफिनेशन ज़्यादा आपके लिए क्रूशियल है और ये सब सेक्शन 7 में तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पक्का याद रखें। एज आई सेड, अल्फ़ाबेटिकल में ऑर्डर में जाती हैं डेफिनेशन ए बी सी करते हुए। तो ए नाम से तो कोई नहीं है, तो सबसे पहले बी से है बेटा बायर आएगा, फिर डी से आ जाता है डिलीवरी और यहाँ आ जाता है डिलीवरेबल स्टेट। तो एक बार मैं नाम फिल कर रहा हूँ। एंड डी से, विच आई सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे शॉर्ट में कहता हूँ डटॉग। वैसे पूरा नाम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। एंड सब सेक्शन 5 में फॉल्ट, 6 में फ्यूचर गुड्स एंड एज आई सेड 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गुड्स। 8 में इंसॉल्वेंट। एंड सब सेक्शन 9 भी मैं कहूँगा थोड़ा अच्छा है, आप स्टार कह सकते हैं, भविष्य में काम आएगा, दैट इज मर्केंटाइल एजेंट। एंड 10 में पी फॉर प्राइस, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, पी फॉर प्रॉपर्टी। अब एस से आ जाएगा और यहाँ आता है आपका एस से स्पेसिफिक गुड्स, एस से सेलर,
and then subsection इलेवन में आपका था प्रॉपर्टी एंड क्यू में है क्वालिटी। नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई, यहाँ 15 है तो नंबरिंग से, तो 14 में बेटा आपके आते हैं स्पेसिफिक गुड्स। और नॉर्मली हम 15 को इग्नोर करते हैं, जो कि मैं उससे बड़ा अच्छा मानता हूँ। 15 में क्या आता है, पहले हम 15 की ही बात कर लेते हैं। कहता आपने इस एक्ट में कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए, एक्सप्रेशन नेचुरल है, कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए और वो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है। तो प्रश्न ये है, इस एक्ट में कुछ वर्ड्स आ गए डिफाइंड नहीं है, तो उसका मीनिंग कहां से लें। कहता जाओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो मीनिंग दे रखा वही ले लो। दरअसल इसी सबसेक्शन 15 से आपको समझना चाहिए सेक्शन नंबर 3, तो 3 भी मैं पहले ले रहा हूं। सेक्शन 3 सिंपल कहता है एप्लीकेशन, भाई लग जाएगा, कौन लग जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भाई किसके ऊपर, नेचुरल है, ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब सेल ऑफ गुड्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी धाराएं तो लगेंगी ही लगेंगी। दैट इज सेक्शन नंबर 3 आ गया यहाँ पे। तो एज आई सेड देयर आर 7 चैप्टर्स, तो 1 to 3 जो है ये बच्चों चैप्टर नंबर 1 आ जाता है सेक्शन 1 से 3 के अंदर, और हम इसे नाम देते हैं प्रीलिमिनरी। हमेशा किसी भी एक्ट में पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी ही होता है, स्टार्टिंग होती है, तो ये 3 सेक्शन है। आइए डेफिनेशन भर लेते हैं। बायर का मतलब क्या है, 2 बातें हैं। हु बाइज, या तो खरीद रहा है या क्या कर रहा है, एग्रीज टू बाय। क्योंकि आप जानते ही हैं सेल में 2 बातें हैं, या तो सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है, या तो आज खरीद लिया या खरीद लूंगा भविष्य में। नाउ डिलीवरी बहुत ही सिंपल, जब सामान मुझसे आप तक चला जाए तो हम इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्या हो गया, पोजेशन। पोजेशन दूसरे के पास चला गया। डिलीवरेबल स्टेट, इसे हम कहते हैं कि गुड्स की ऐसी स्थिति है, स्टेट ऑफ गुड्स, जहां पे वेयर बायर जो है वो बाउंड है। बाउंड का मतलब है लायबल हो गया, भाई किस चीज़ के लिए लायबल हो गया, टू टेक डिलीवरी, उसे सामान की डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि फास्ट रिवीजन है। तो 3 चीज़ें आती हैं, स्थिति सामान की ऐसी है कि जहां बायर बाउंड है टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, बहुत प्यारी डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो मैं इसको कहूँगा 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए। एक है इंक्लूड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेफिनेशन मीन से स्टार्ट नहीं होती, इंक्लूड से स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कागज है, टाइटल का मतलब ऑनरशिप के कागज हैं, तो जो लिस्ट दे रखी है वो तो है ही है, इसके अलावा और भी आ सकते हैं। तो इसे नॉर्मल क्लास में आपको याद हो, मैंने आपको याद करवाया था एक कोड की के साथ। तो कोड की हमारी बनती है बीडू, ये मुंबई भाषा में कह लीजिए थोड़ा सा, बीडू। वी आर हम हैं, और हम कहाँ से हैं, मुंबई से। तो ये है कोड की। तो बी से क्या आ जाता है, अगर शिप से सामान भेजा जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बिल ऑफ लेडिंग बेटा। एंड डी से डॉक वारंट, डब्ल्यू से वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। डब्ल्यू से वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, आर से रेलवे रिसीट कह लें या ट्रक के लिए लॉरी रिसीट, और एम से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रिसीट। तो ये कागज हैं, ओनरशिप के हैं। तो अगर हम दूसरा इसका हिस्सा बनाएं तो कि भाई इसका पर्पस क्या है, तो भाई एक तो चीज़ आ गई ये प्रूफ कि आप सामान के क्या हैं, मालिक हैं। नंबर 2, इससे आपको एक अथॉरिटी पावर मिलती है
आप क्या कर सकते हैं, सामान को आगे सेल कर सकते हैं। और सेल कैसे कर सकते हैं, चाहे सिंपली एक कागज़ दे दीजिए या क्या कर दीजिए, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब होता है उस कागज़ के ऊपर साइन करके अगले का नाम लिख दीजिए। और यहाँ एक चीज़ का फ़र्क और देखिए, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। शोइंग टाइटल क्या है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट है, वो शेयर सर्टिफिकेट शोइंग टाइटल है, मतलब उस कागज़ से आप शेयर बेच नहीं सकते, क्योंकि आपको शेयर कंपनी के बेचने हैं तो थ्रू कंपनी बेच सकते हैं। फॉल्ट, एक ही वर्ड में ख़त्म, कुछ गलत किया है। क्या गलत किया है, जो नहीं करना था, या क्या किया है, जो करना था और आपने नहीं किया, जिसको हम क्या कहते हैं, ओमिशन। तो या तो रॉन्गफुल एक्ट है या ओमिशन है। फ्यूचर गुड्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसे आप कह सकते हैं येट टू बी, जो अभी तक क्या नहीं हुए हैं, मैन्युफैक्चर, क्या नहीं हुए हैं, प्रोड्यूस, क्या नहीं हुए हैं, अक्वायर। किसने, बाय सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीन्स जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं, सेलर ने अभी वो सामान मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस या अक्वायर करना है, सो दे आर येट टू बी। गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुड्स की डेफिनेशन में हम 3 हिस्से लेके चलते हैं। पहला हिस्सा है मीन्स, एक वर्ड में समाप्त, मूवेबल्स, सिर्फ मूवेबल्स आएंगे। देन आता एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स में इसके अंदर शेयर्स, जिसे आप कहते हैं सिक्योरिटीज, वो भी आ जाएंगी, प्लस जितनी भी फसलें हैं, ग्रास कहें, क्रॉप्स कहें, ट्रीज कहें, या एनीथिंग एल्स जो अटैच टू लैंड है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, इन सब चीज़ों को अलग करना पड़ेगा ज़मीन से, टू बी सिवेयर्ड बिफोर सेल। तो जो भी चीज़ ज़मीन के साथ लगी हुई है वो मूवेबल ही है, तो काटनी ज़रूरी है। तीसरा हिस्सा इसके अंदर आता है बट डज नॉट इंक्लूड। तो अंडरस्टूड हो गया, एक इसमें इमूवेबल नहीं आएगा। दूसरा मनी, मनी गुड्स नहीं होती, लेकिन हो सकते हैं अगर वो रेयर कॉइन्स हो, फॉरेन करेंसी हो। एंड एक्शनेबल क्लेम्स, जिसका मतलब है आपका राइट है रिकवरी का, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम आपने लेना है, तो वो एसेट होता है, लेकिन उसको गुड्स नहीं मानेंगे। तो इंसॉल्वेंट आप सारे जानते हैं, जो अनेबल है क्या करने के लिए, टू पे डेट्स, पैसे नहीं दे पा रहा। मर्केंटाइल एजेंट, वेरी नाइस डेफिनेशन, जो इंटर में भी आपके काम आएगी। ये एक एजेंट है जिसके पास ऑर्डिनरी, मतलब साधारण रूप से कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या है, इसके पास अथॉरिटी है। भाई किस चीज़ की अथॉरिटी है, बेटा ये सामान खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, आगे किसी को दे भी सकता है, और सबसे ज़बरदस्त बात यह है, रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, मतलब ये लोन भी ले सकता है सामान को गिरवी रखते हुए, रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। प्राइस, अगेन एक अच्छी डेफिनेशन है, यहाँ क्लियरली बताया गया मनी कंसिडरेशन। तो डैट मीन्स याद रखिएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा अगर बार्टर है, जिसका मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स। मनी कंसिडरेशन, तो मनी जरूर होना चाहिए, चाहे वो पार्टली हो, बट मनी ज़रूरी है। मनी कंसिडरेशन। प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है, तो ये कहता है प्रॉपर्टी होनी चाहिए जनरल एंड नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। तो स्पेशल का जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर किसी ने कोई अपना एसेट मेरे पास गिरवी रख दिया, तो मेरा उस प्रॉपर्टी पे राइट तो है, बट वो मेरी स्पेशल प्रॉपर्टी हुई, वो मेरी जनरल नहीं हुई। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नेचुरल ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, तो वो जनरल होनी चाहिए, स्पेशल नहीं। तो आपके पास गिरवी रखी हुई चीज़ है, आप आगे बेचेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट उस पर नहीं लगेगा, मोटा मोटा बात करें। क्वालिटी क्या है, सामान की स्थिति है, स्टेट कहें या उसकी कंडीशन ऑफ गुड्स। सेलर में फिर वही 2 बातें आ गई, जो सेल्स है और एग्रीज टू सेल, या तो बेच रहा है या बेच देगा। स्पेसिफिक गुड्स क्या है, स्पेसिफिक गुड्स पहली बात तो ये कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स है मतलब हैं गुड्स, जो कि क्या कर ली गई हैं, 2 बातें, आइडेंटिफाइड, जिसे आप सिलेक्शन भी कह सकते हैं, एंड आपने एग्री भी कर लिया है। और महत्वपूर्ण बात है, ये कब किया है, एंड एग्रीड अपॉन एट अ टाइम ऑफ COS, आप पूरा लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करें तभी, जैसे दुकान पे जाके कहा ये वाला चौथा प्रोडक्ट दे दो, 4th इन द लाइन, इन द रो,
तो यहाँ पे चैप्टर 1 3 सेक्शन हमारे समाप्त होते हैं, तो नेचुरल है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसे आप कहेंगे, हम बनाने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और ये चैप्टर आपका आता है सेक्शन नंबर 4 से लेते हुए बेटा 17 तक। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फ्रॉम सेक्शन 4 टिल 17। तो सेक्शन 4 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो दो चीज़ों के ऊपर बात करता है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। दो चीज़ें हैं, और ध्यान दीजिएगा इन दोनों का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो डिफरेंस हम सेकंड लेग ऑफ रिवीजन में लेंगे, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो देखिए सेल को हम कहते हैं कंप्लीटेड सेल, या हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, कि हाँ सब हो गया है। मतलब यहां पे क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ जब प्रॉपर्टी हो जाए, प्रॉपर्टी, तो हम उसे कहते हैं सेल। और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, यही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा लेकिन फ्यूचर में होगा, या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कि कुछ कंडीशंस क्या करनी है, फुलफिल। तो जब वो फुलफिल होंगी तभी प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रांसफर। सो वी कॉल इट एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 5 के अंदर यही आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस तरह से बनेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धाराएं तो लगनी ही लगनी है, बट फिर भी सेक्शन 5 ने क्या कहा, सेक्शन 5 ने कहा भाई वही नॉर्मल पॉइंट, ऑफर होगा, ऑफर के साथ नेचुरल एक्सेप्टेंस होगा, और कॉन्सिडरेशन के लिए हम ऊपर भी पढ़ाए थे, प्राइस होगा, और प्राइस का मतलब है मनी कॉन्सिडरेशन, काइंड में बात नहीं बनेगी। देन इसने दो चीज़ें कही कि ये जो पेमेंट होगी बायर ने करनी है, एंड डिलीवरी सेलर ने करनी है। ये तीनों चीज़ें या तो अभी हो जाएंगी जिसे आप कहते हैं इमीडिएट, या ये दोनों चीज़ें इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती हैं, या ये दोनों चीज़ें फ्यूचर में भी हो सकती हैं, दैट इज दे मे बी पोस्टपोन टू फ्यूचर। देन सेक्शन 5 ने वर्ड इस्तेमाल किए, आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में करें, वर्ड ऑफ माउथ से करें, जिसे आप सिंपली क्या कहते हो, एक्सप्रेसली बना लो कॉन्ट्रैक्ट, या आपके कंडक्ट से, जिसे आप क्या कहते हो, इम्प्लाइडली। बाकी सारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धाराएं लगेंगी, हमने सेक्शन 3 में भी देख लिया। सेक्शन 6 के अंदर आता है क्लासिफिकेशन, या कह लीजिए टाइप्स। भाई किस चीज़ की, गुड्स की। तो मोटा मोटा गुड्स की 3 टाइप्स हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो टाइप है वो जरूर समझ में आनी चाहिए, उसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। तो नेचुरल है, समान है, बन चुका है, वास्तव में है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स को हम 3 कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक डेफिनेशन हम पढ़ाए थे सब सेक्शन आपके 14 में, स्पेसिफिक गुड्स। तो एक हो गई स्पेसिफिक जो हम पढ़ के आ चुके हैं, इसी का अगला हिस्सा हम कहते हैं असर्टेंट, और तीसरा हिस्सा इसका बन जाता है अनअसर्टेंट। तो आप देखिए हमने स्पेसिफिक गुड्स में क्या कहा था, 2 बातें थी महत्वपूर्ण, कि आपने आइडेंटिफाई किया उन्हें एंड एग्री अपॉन किया है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये 2 चीजें लेके चलनी है, आइडेंटिफाई एंड एग्री अपॉन। कब किया, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जैसे दुकान पे गए और जाके बोला भाई साहब ये वाला सामान दे दो, दैट इज स्पेसिफिक। असर्टेंट क्या है, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब दुकान पे गए, भाई साहब ये वाली चीज़ दे दो, ये मोबाइल दे दो, उसके बाद कहा वो 5वां नंबर वाला दे दो। कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया लेकिन सेलेक्ट बाद में किया है,
अनअसर्टेन्ड, जब तक आप ये आइडेंटिफाई एंड एग्रीड अपॉन येट टू बी, मतलब जब तक ये टिक का मतलब है सेम लाइन इधर जो वर्ड लिखे हैं आइडेंटिफाई एंड एग्री अपॉन, ये अभी तक आपने किया नहीं है तो हम कह देते हैं अनअसर्टेन्ड। इसी में देखिए हम फ्यूचर गुड्स हम पहले पढ़ाए थे सब सेक्शन 6 के अंदर। इसी में एक कैटेगरी और बन जाती है कॉन्टीजेंट गुड्स की। तो कॉन्टीजेंट का मतलब आप सारे जानते हैं, जिसका सेलर के पास होना या नहीं होना डिपेंड करेगा किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है ये गुड्स सेलर के पास होंगे ही होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। देयरआफ्टर स्टूडेंट्स सेक्शन 7 और 8 मैं कहता हूं ये दोनों गुड्स पे आते हैं और दोनों को साथ में लेना चाहिए आपको, दोनों ही गुड्स के ऊपर हैं। सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 और दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे डील कर रहे हैं और दोनों क्या कहते हैं, गुड्स क्या हो गए, पेरिश हो गए। गुड्स पेरिश हो गए, पेरिश का मतलब है डिस्ट्रॉय हो गए, तो दोनों में ये है कॉमन फैक्टर। तो 7 और 8 में फर्क क्या है, 7 कहता है ये डिस्ट्रॉय हुए हैं बिफोर सेल, अभी सेल नहीं हुई है, और 8 कहता है, ये भी कह रहा है बिफोर सेल बट आफ्टर, यहां समस्या आ गई, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, तो यहां सेल ले लीजिए बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, उससे पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, और ये यूं कह लीजिए विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर, सेलर को बेचारे को पता ही नहीं है, नॉलेज भी कह सकते हैं, विदाउट फॉल्ट, उसकी कोई गलती भी नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गए हैं उसे पता नहीं है, यूं कह लीजिए। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। और 8 क्या कहता है, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है लेकिन अभी सेल नहीं हुई है, तो यहां क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। तो ठीक है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एज ए बायर क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि सामान तो रहा ही नहीं और ये आपके हाथ में नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाना, आग लग सकती है, दिस एंड दैट, एनीथिंग मे हैपन। इसके बाद प्राइस के ऊपर बारी आती है। तो सेक्शन 9 एंड 10 दरअसल दोनों एक ही चीज पे आ जाते हैं, तो हेडिंग एक ले लेते हैं हम, डेट इज प्राइस, क्योंकि हमने कहा था प्राइस होगा मनी कॉन्सिडरेशन, लेकिन प्राइस को क्या करना है, कंप्यूट करना है, और कंप्यूट करने के क्या हैं बेटा, तरीके हैं, और ये तरीके आ जाते हैं आपके 2 सेक्शन में, 9 एंड 10 में। तो सेक्शन 9 एंड 10, सेक्शन 9 कहता है जी प्राइस कैसे तय होगा, तो उसने 3 बातें कर दी वैसे, कहता है या तो होगा एक्सप्रेस, मतलब साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, या फिर प्राइस कैसे कंप्यूट करना है, आपने उसको कंप्यूट करने का बता दिया तरीका, जैसे 10 रुपये किलो, या कहता कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज, मतलब बायर सेलर ने तय किया यार कर लेंगे, प्राइस के होते नहीं यार दोस्त, कर लेंगे कोई बात नहीं, बुल सी टू इट, कोर्स ऑफ डीलिंग, जैसे जैसे आगे बात बढ़ती जाएगी बुल फिक्स द प्राइस। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट फेल हो जाएं तब भी प्राइस तो देना है, तो वो होगा रीजनेबल प्राइस। सेक्शन 10 कहता है जो प्राइस है हम उसकी वैल्यूएशन करवाएंगे, और ये वैल्यूएशन नेचुरल है, कौन करेगा, कोई थर्ड पार्टी। लेकिन पॉइंट ये भी है, अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन ना करे, एक है आपने रोका तो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिसने बायर या सेलर ने गलती की है वो डैमेजेस दे, और अगर वैल्यूएशन नहीं होती, बायर को सामान स्टिल दे दिया जाता है, तो इन दैट सिचुएशन प्राइस तो देना ही पड़ेगा, दैट विल बी रीजनेबल प्राइस। यहाँ पे आके अब सिचुएशन एक अलग पैमाने पे जाती है, और एक यूं कह लीजिए एक नया यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होना हो जाता है, दैट इज स्टिपुलेशन। तो मैं इसे कहता हूँ अब सारे जो सेक्शन हैं 11 से लेके 17 तक वो स्टिपुलेशन पे जाते हैं, तो स्टिपुलेशन का मीनिंग जरूर देखना चाहिए।
वो आता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में। इसका मतलब होता है प्रोविजन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल भाषा में कहें, टर्म्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप तो बेटा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस तो होती हैं। तो इसके ऊपर सारे सेक्शन आते हैं, ये जरूर ध्यान रखें, 11 से लेके 17 तक। तो सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है? तो स्टिपुलेशन के लिए मैं एस वर्ड यूज करूंगा। स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट कहता है क्या समय पे पैसे देने, क्या ये जरूरी है? नॉट असेंस, इसका मतलब है ये कोई जरूरी नहीं है समय पे आप पैसे दें। समय पे सामान देना जरूरी होता है, पैसे आगे पीछे आ सकते हैं जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखा हो। कुछ और लिखा है कि टाइम पे देने, तो देने पड़ेंगे भाई। तो एज आई सेड, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 ने कहा ये जो स्टिपुलेशन है एस में बी, ये दो चीजें हो सकती हैं। या तो सब सेक्शन यहां 2 कहता है, क्योंकि ये थोड़े सब सेक्शन जरूरी हैं, कर लें तो बेहतर होगा। सब सेक्शन 2 कहता है या तो स्टिपुलेशन क्या होगी, या होगी वो कंडीशन। और सब सेक्शन 3 कहता है वो होगी या होगी वो वारंटी। एक तरह से डिफरेंस टाइप भी हम इसी के अंदर इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कंडीशन क्या है? ये एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कि असेंशियल है टू द कॉन्ट्रैक्ट, मेन है। जैसे आपकी शादी है, घोड़ा बुक करवाए, वैसे तो घोड़ी होती है, तो वो आनी तो चाहिए। गधा, बफलो, वो तो नहीं चलेंगे ना, नॉट एट ऑल। वारंटी एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कि सेकेंडरी है, मतलब इतनी जरूरी नहीं है, या जैसे आप कह सकते हैं कोलेटरल है। ये अगर फुलफिल नहीं हुई तो नेचुरल है आप अपसेट हो जाएंगे। यहां वारंटी में अपसेट होने वाली कोई खास बात नहीं है। आप अपसेट हो जाएंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, रिसाइंड। रिसाइंड का मतलब है कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इधर आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको जो बता रहा था, कंडीशन में हो गया घोड़ा और आपने कहा सफेद घोड़ा, तो अगर घोड़ा शादी में ब्राउन आ गया, काम तो चल गया, तो वो सेकेंडरी हो गया, कोलेटरल हो गया। तो आप कैंसिल तो नहीं कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आप क्लेम पक्का कर सकते हो यहां पे क्या, डैमेजेस। तो एक तो ये एग्जाम्पल पकड़ लें आप, घोड़ा या घोड़ी और यहां सफेद रंग, राइट। तो इसे डिफरेंस के रूप में भी क्वेश्चन को लेके चलिएगा आप। एक तरह से रिसाइंड वाला पॉइंट हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और मैं नॉर्मल क्लास में कोड की करवाता हूँ, उससे आपको याद ही होगा कोड की, डोंट मेस विद मी, बीपी सही नहीं है। तो वो सारे पॉइंट मोटे मोटे मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। अच्छा, एक 12(4) ने बड़ी खूबसूरत चीज़ कही। 12(4) क्या कहता है? सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 ये कहता है समस्या क्या है, स्टिपुलेशन कंडीशन होगी या वारंटी होगी? कहता आप जो मर्जी वर्ड्स यूज करें, लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन वो स्टिपुलेशन कंडीशन है या वारंटी है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। मतलब आप बार बार कंडीशन कंडीशन कर रहे हैं या बार बार वारंटी वारंटी आप कर रहे हैं, बट इट मे टर्न आउट टू बी कंडीशन। तो कहता शब्दों पे नहीं, ये तो हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी। सेक्शन 13 सेज जो कंडीशन है आप उसे, क्योंकि ज़रूरी चीज़ थी, लेकिन आप अपना वो राइट वेव कर सकते हैं, मे बी ट्रीटेड एज व्हाट, वारंटी। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आते हैं, जिसको मैं आसान करूँ तो एक कहूँगा आपने अपनी कंडीशन छोड़ दी, वेवर। वेवर 2 प्रकार की हो सकती है। आपने खुद कहा चलो जाने दो यार, कोई बात नहीं, शादी में घोड़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, हाथी पे चलते हैं, क्लियर। तो आपने वेव कर दिया, कुछ भी कह लीजिए। या जो वेवर है वो कंपलसरी हो गया। कंपलसरी का मतलब यहाँ है बाय लॉ। जैसे लॉ ने ही कोविड के दौरान बहुत सारे कंडीशंस लोगों की क्या हो गई, अब ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई, तो बाय लॉ सरकार ने लॉ चेंज कर दिया। या आप उसे ट्रीट ही क्या कर रहे हो,
आपने उसे ट्रीट ही एज वारंटी कर लिया, कोई बात नहीं, चलेगा। एंड चौथा पॉइंट ये आता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉट सेवरेबल, मतलब जो जो सामान आने थे हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, अलग पार्ट्स में नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन बायर ने क्या कर लिया, जो भी सामान आ गया उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो डैट मीन्स जो चीज़ आनी चाहिए थी, जो कंडीशंस थी, वैसे तो नहीं आया, तो जो आ गया आपने एक्सेप्ट कर लिया फुली या पार्टली। ये कंडीशंस और वारंटी या तो बच्चों एक्सप्रेस हो सकती हैं या इम्प्लाइड हो सकती हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मर्जी फिक्स करें। तो बहुत महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन बन जाता है, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। तो मैं इनको इकट्ठा ही लिखूंगा क्योंकि मैं ऑर्डर में ही चल रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ये 4 सेक्शन में आती हैं। इम्प्लाइड मीन्स अंडरस्टूड है, ये कंडीशन एंड वारंटी है, लॉ ने खुद कहा है। जहां सेक्शन नंबर 14 सब सेक्शन ए में आईसी का मतलब है इम्प्लाइड कंडीशन है, तो ऑर्डर में चलेंगे, अलग अलग नहीं कर रहे। इम्प्लॉयड कंडीशन है एज टू टाइटल, टाइटल पहले बताया था बच्चों, ओनरशिप। आप सेलर हो तो अंडरस्टूड है, चीज़ आपकी होनी चाहिए, इसमें कहने वाली क्या बात है, ये तो सबसे बड़ी कंडीशन है। 14B में इम्प्लॉयड वारंटी है, सी में भी इम्प्लॉयड वारंटी है, ये पक्का ध्यान रखें। तो इम्प्लॉयड वारंटी बी में किस चीज़ से आती है, एज टू क्वाइट पोजेशन, जिसका मतलब क्या हो गया, आप बायर हैं, सामान खरीदा, तो आपको कोई तीसरा आदमी परेशान ना करे, क्वाइटली आप उसे एंजॉय कर सकें, तो बेसिक आपका राइट है। और सी में क्या आ गया, इम्प्लॉयड वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस, इसका मतलब है जो सामान खरीदा है, इनकम्ब्रेंसेस का मतलब है इसके ऊपर किसी तीसरे पार्टी का कोई हक नहीं होना चाहिए, इसलिए मेन ए पॉइंट में चला गया, ओनरशिप। तो वारंटी में क्या कह दिया, कोई परेशान ना करे या किसी तीसरे का उसके ऊपर हक नहीं होना चाहिए। सेक्शन 15 में 2 चीज़ें आती हैं और आती हैं इम्प्लॉयड कंडीशन पे ही हैं। कहता है इम्प्लॉयड कंडीशन है, अगर आपने कोई चीज़ बेची है बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्राइब किया आपने, क्लियर, जैसे आपकी शादी की बात हो रही है, अगर कैटरीना टाइप लड़की बताए, राइट, या ऋतिक रोशन जैसा लड़का या ऐसे बताए और कुछ और निकले तो चलेगा नहीं ना। सिंपल सी बात है, अगर मटर बेचने की बात हुई है, इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट अब्लाइज बाय टू टेक बीन्स, बीन्स से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात है सेल बाय सैंपल, आपने सैंपल भी दिखाया एंड डिस्क्राइब भी किया, माना कोई चीज़ हमने सैंपल देखी भी है लेकिन अगले ने डिस्क्राइब भी की है, तो नेचुरल सी बात यहाँ पे ये आती है, ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। द बल्क मस्ट मैच, इट मस्ट कॉरस्पॉन्ड। देन सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 में सब सेक्शन बच्चों 1 है, 2 है, 3 है, हम ऐसे चलेंगे। सब सेक्शन 1 कहता है, अच्छा है ये आपके एम्प्लॉयड कंडीशन पे ही, एम्प्लॉयड कंडीशन एज टू क्वालिटी या फिर कह लीजिए फिटनेस, ये कभी भी कंडीशन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, फिट है या नहीं है, इसमें सेलर का क्या कसूर है। लेकिन हाँ, इसमें कई चीज़ें आपको देखनी जरूर होती हैं, कई सिचुएशंस यू हैव टू सी। उन सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि भाई आपने सेलर को बता दिया मुझे काम सामान किस काम के लिए चाहिए, और आपने सेलर के ऊपर रिलाई किया, उसके स्किल के ऊपर रिलाई किया, फिर तो अंडरस्टूड है, क्वालिटी और फिटनेस होनी चाहिए। जैसे आपने कहा मुझे व्हीकल चाहिए हिल्स पे चलाने के लिए, तो उसके हिसाब से सूटेबल होना चाहिए। या यूं कह लीजिए जो भी गुड्स हैं उसके नंबर ऑफ पर्पसेस हैं, तो एक ही सामान के कई पर्पस हैं, तो आपको बताना होगा किस पर्पस के लिए वो चाहिए। जैसे मेहंदी है, सिर पे लगाने की भी है, हाथ पे लगाने की है, तो आप बताओ तो सही, वहां पे फिर वो इम्प्लॉयड कंडीशन हो जाती है। हाँ, अगर कोई सामान किसी ब्रांड नेम से बेचा जा रहा है, तो देखिए
यहां ये कभी भी इंप्लॉयड कंडीशन नहीं हो सकती क्योंकि आपने ब्रांड मांगा, इसमें सेलर का कोई कसूर नहीं है। एक चीज और इसमें, अगर आप सफर करें किसी एबनॉर्मेलिटी से, जैसे मान लीजिए आपको कोई स्किन इशू है तो सिर्फ कॉटन का कपड़ा आपको सूट करता है, तो आप बताइए कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एबनॉर्मेलिटी, तो सेलर के लिए वो क्या बनेगी, इंप्लॉयड कंडीशन की चीज आपके लिए सूट करे। 16(2) में इंप्लॉयड कंडीशन है एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी का सिंपल मतलब है सामान फर्दर सेलेबल होना चाहिए, आगे बिक सके। क्योंकि अगर आप रिटेलर हैं, होलसेलर से सामान खरीद रहे हैं तो आगे बिकेगा तभी खरीद रहे हैं, तो इसलिए वो फिट होना चाहिए, सेलेबल होना चाहिए। सबसेक्शन 3 कहता है इंप्लॉयड कंडीशन एज टू सेम पॉइंट क्वालिटी ऑफ फिटनेस मे बी एनेक्स्ड बाय, तो पॉइंट ये है यूसेज ऑफ ट्रेड, मे बी एनेक्स्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इसका मतलब ये है कि कई बार हम सामान खरीदते हैं तो क्वालिटी और फिटनेस कहता आप उसे जान सकते हो, एनेक्स्ड मीन्स उसका पर्पस, यूटिलाइजेशन। यूसेज का मतलब यहां है प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड या कस्टम कह लीजिए, परंपरा कह लीजिए। जैसे कहते हैं लोगों के कंडक्ट से, उनके एक्ट से कि पता चल जाता है ये सामान किस काम के लिए है, तो उस काम के लिए वो सूट होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम वाटर बॉटल लेते हैं, पेरम्बुलेटर लेते हैं, तो अंडरस्टूड है पैरम बच्चे को बग्गी में घुमाते हैं, तो वो बच्चे की स्किन के हिसाब से सेट होना चाहिए, इसमें कहने वाली क्या बात है, तो सूट तो होना ही चाहिए। बॉटल ही है दूध पिलाने वाली, तो वो बस्ट ना हो जाए, तो ये तो इंप्लॉयड कंडीशन होगी ही होगी। देन सेक्शन नंबर 17 अगेन इंप्लॉयड कंडीशन है। इसके सब सेक्शन ए एंड बी में कहें तो इसमें बात करी गई है अगर आप सामान बेच रहे हैं बाय सैंपल, तो नेचुरल है बल्क मस्ट कॉरस्पॉन्ड, मतलब लगभग सारा जो सामान है कॉरस्पॉन्ड मतलब मैच होना चाहिए जो सैंपल दिखाया गया था। अगर हम कोई ब्रांडी खरीदने गए हैं, ठंड में पीने के लिए होती है, और अगले ने रंग मिला के दे दी, वो तो चलेगा नहीं, फीलिंग नहीं आएगी ना, सैंपल। देन सेल इंप्लॉयड कंडीशन है एज टू होलसमनेस, एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, कि डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, खास करके ईटेबल्स के केस में। जैसे पता चला दूध तो आ गया लेकिन उसमें कोविड के जर्म्स थे, ये तो सही नहीं है, वैसे ही डर लगता है भाई उससे। हाँ, तो बच्चों यहां पे आके हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है और हम चैप्टर 3 तक पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 स्टार्ट्स। तो स्टूडेंट्स चैप्टर जो 3 है वो डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली सेल हो रही है तो ऑनरशिप सेलर से कहां जानी चाहिए, बायर की तरफ। सो चैप्टर नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप, टाइटल, and this is from section 18 till 30. 18 to 26 this is bit tricky, थोड़ा सा टेक्निकल है। सेक्शन 18 कहता है प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आप गुड्स असर्टेन ना कर लें, जिसका मतलब क्या था, आइडेंटिफाई एंड एग्री ना कर लें। तो मैं यहां शॉर्ट में टीओपी ही कहने वाला हूं क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सो नो टीओपी इफ अनसर्टेन गुड्स, यूं कह लीजिए, आसान शॉर्ट में लिखे हम, और इसका मतलब है आप क्या कीजिए उसे असर्टेन, आइडेंटिफाई, एग्री अपॉन करें। 19 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, व्हेन पार्टीज डिसाइड,
पार्टीज इंटेंट, आपकी मर्जी के ऊपर है, जब मर्जी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा? भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी कंडीशंस हो सकती हैं, आपका कंडक्ट हो सकता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि आप प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। बाकी सेक्शन 19 ने ये कह दिया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स जो हैं वो जाइए आप सेक्शन 20 से लेके 24 में पढ़ लीजिए, वो रूल्स हैं। बाकी आपके ऊपर है जैसे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहें। तो सेक्शन नंबर 20, 21 एंड 22, ये तीन जो सेक्शंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़े से इकट्ठे लेके चलने चाहिए क्योंकि ओवरलैप करते हैं ये। तो पहली बात ये है, तीनों ये कहते हैं, ये डील करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्सों, गुड्स एग्जिस्टिंग है, एंड दूसरा आप कह सकते हैं स्पेसिफिक गुड्स हैं। स्पेसिफिक का मतलब था आइडेंटिफाई, एग्री किए हैं। तो सेक्शन 20 कहता है ये जो स्पेसिफिक गुड्स हैं आपके डिलीवरेबल स्टेट में है। तो डिलीवरेबल स्टेट में है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो होगी। कब होगी? तुरंत, ऑन स्पॉट, या जैसे आप क्या कहेंगे इमीडिएटली, जिसका मतलब है अगर अगले ने तोलना था तोल दिया, पैकेजिंग करनी थी वो कर दी, प्रोसेसिंग जो भी करना है, कटिंग वटिंग सब कर दिया उसने। 21 कहता है जो गुड्स हैं नॉन डिलीवरेबल स्टेट में है, तो यहां तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएट होगी थी डिलीवरेबल में, तो डिलीवरेबल में नहीं है, तो डैट मीन्स नो टीओपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती जब तक आप क्या ना करें, टेल समथिंग डन। तो जब तक वो तोलना, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करना ना कर लें, जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ना आ जाए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। 22 क्या कह गया? 22 डील तो स्पेसिफिक गुड्स से कर रहा है और वो कह रहा है इफ समथिंग टू बी डन, ये तो सेम आ गया 21 जैसा, समथिंग टू बी डन, लेकिन कहता है वो क्या करना है, टू अ सर्टेन प्राइस, ताकि उसका प्राइस पता चल सके। तो नेचुरल है जब तक आप वो समथिंग ना कर लें, नो टीओपी, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टिल देन। तो फिर से वही तोलना, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, जो भी कटिंग वटिंग जो कहना है कह लीजिए, वो सब करना पड़ेगा आपको। सेक्शन 23 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अगर गुड्स जो है फ्यूचर हैं या कॉन्टीजेंट है, फॉर फ्यूचर गुड्स, जो मैंने आपको कहा था कि जिसका अभी सेलर के पास है ही नहीं, विच आर येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड, और कॉन्टीजेंट तो क्या है, मे और मे नॉट, आए भी या ना भी आए उसके पास। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगी, टिल, या यूं कह लीजिए ऑन या व्हेन। आपने क्या किया, वही 3 पॉइंट जो मैंने कहे, या तो आप मैन्युफैक्चर करो, या आप प्रोड्यूस करो, या उन्हें क्या करो, अक्वायर करो, तभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा। सेक्शन 24 अच्छा सेक्शन है, कहता सेल हुई है, लेकिन हम इसे कहते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, या जैसे आप कहते हो ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो भाई पसंद आए रख लेना, वरना सामान क्या कर देना, वापस कर देना। तो अप्रूवल बेसिस पे सामान बेचा है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, यहां 3 पॉइंट है, या तो बायर क्या करे, अप्रूवल कर दे, अप्रूव्स, कंसेंट दे दे, या उसने क्या किया, कुछ नहीं करना था वो कर दिया, इनकंसिस्टेंट एक्ट। जहां एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे उसने
सामान खोल दिया और हमने कहा था खोलना नहीं है, तो भाई उसका हो गया, कंज्यूम कर लिया उसने। या फिर उसने क्या क्या हुआ, टाइम लैप्सेस, हमने दिन दिए थे 7 दिन, बीत गए, तो भाई अंडरस्टूड है, बीत गए तो अब चीज़ उसकी होगी, और ये होगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात हम क्यों करते हैं, उसका लॉजिक हमें नजर आएगा सेक्शन नंबर 26 में, लेकिन उससे पहले हमें 25 करना होगा। तो 25 कहता है सेलर ने क्या किया, अपने पास रख लिया रिजर्व्स, क्या रख लिया, एक हक, भाई किस चीज का, डिस्पोजल, कि अगर उसे पैसे पूसे नहीं मिलेंगे तो वो सामान क्या करेगा, बेच देगा। तो सेलर ने रिजर्व कर लिया अपना एक राइट टू डिस्पोजल। तो उसका मतलब भी क्या हुआ, अनटिल सम कंडीशंस क्या ना हो जाए फुलफिल, तब तक क्या नहीं हो सकता, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे यहां दो बड़े अच्छे सुंदर पॉइंट हैं। मान लीजिए आपने शिप से या रेलवे से, जैसे शिप के केस में मैंने बताया था बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, उन दोनों का इस्तेमाल किया एज कैरेज, सामान भेजने के लिए। तो अंडरस्टूड है ये सामान आगे किसी को देंगे, किसके ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑफ सेलर। तो आप जब इन कैरेज से सामान भेज रहे हो तो ये डीम्ड है, डीम्ड मीन्स मान लेंगे कि अगले के पास कौन सा राइट है, सेलर के पास डिस्पोजल का। या इसी में एक सिचुएशन आती है, आपने यही सामान के साथ, ये शिप रेलवे कह लो, साथ में उसके एक बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया। किस लिए भेज दिया, कि बायर क्या करे, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करे या पेमेंट करे, और अगर वो नहीं करेगा तो भाई साहब नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सो नाउ वी मूव टू द लॉजिकल सेक्शन कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का रेलिवेंस क्या है। तो रेलिवेंस ये है, देखो बच्चों, नुकसान हमेशा ओनर का होता है, मालिक का होता है। तो हम क्या कहेंगे, रिस्क प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट, जो सीधा सीधा दिखता है। जैसे मेरा पेन है, टूट गया तो नुकसान मेरा है, चाहे पेन आपके पास हो, चाहे गलती आपकी हो, क्योंकि आप इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, सॉरी। सो रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो अंडरस्टूड है रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, सेलर का रिस्क तब तक होता है जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हो, जैसे ट्रांसफर हो गया बायर का हो गया। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन जरूर आती है कि अगर डिलीवरी डिले हुई है किसी की गलती से, चाहे सेलर हो या बायर हो, इन दैट सिचुएशन जो लॉस होगा उसका होगा, चाहे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि आप यहां पे क्या है, डिफॉल्टर है। इसके बाद कहानी थोड़ी बदलती है, इसके बाद कहानी चलती है टाइटल पे। मतलब मैं कहता हूं इसको आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट के रूप में देखना चाहिए, सेक्शन 27 से 30 तक बेटा। 27 से 30 तक सेक्शन क्या कहता है, पहली बात हम 27 को देखें। तो 27 कहता है कोई भी सेल है, कौन कर सकता है, ऑब्वियसली ऑनर कर सकता है, टाइटल ऑनरशिप, आप मालिक ही नहीं है तो सेल कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, निमो डेट कोड नॉन हैबिट, इसका मतलब क्या है इस लीगल टर्म का, नो वन कैन गिव डेट विच वन हैज नॉट गॉट। मतलब अगर आप ऑनर नहीं है, नो टीओपी, तो बायर का टाइटल, बायर की ऑनरशिप डिफेक्टिव रहेगी, क्योंकि उसने चोर से सामान खरीद लिया। लेकिन क्वेश्चन आगे ये बढ़ता है, भाई एक्सेप्शंस है, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब है यस वैलिड सेल हो सकती है, चाहे आप क्या नहीं है, ऑनर नहीं है, तब ही वैलिड सेल हो सकती है। लेकिन
इस एक्सेप्शन में आने के लिए दो कंडीशंस हैं, और ये जितने पॉइंट अभी मैं लिखूंगा जो कि 4 पॉइंट होंगे, और उन चारों पॉइंट पे ये एप्लीकेबल होगी। देखो जी, सेल में दो पार्टीज हो गई, वो तो अंडरस्टूड है। एक हो गया जी सेलर, उसने एक कंडीशन फुलफिल करनी है। एक हो गया बायर, उसने एक कंडीशन फुलफिल करनी है। सेलर के पास क्या होना चाहिए सेल करने के लिए? माना वो ओनर नहीं है, लेकिन उसके पास पोजेशन होना चाहिए। किसका? नेचुरल है, गुड्स का। या गुड्स ना हो तो उसके कागज भी चलेंगे, जिसके हमने डेफिनेशन पढ़ी सब सेक्शन 4 में, सेक्शन 2 में, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। उसके पास सामान या कागज होने चाहिए, क्योंकि आपको कोई सामान बेच रहा है, चाहे वो चोर है, हमें तो नहीं पता। तो अगर हम शरीफ हैं, इसका मतलब है जो बायर है एक्टिंग इन गुड फेथ है। मतलब उसने गुड फेथ का मतलब क्या होता है, उसे नॉलेज नहीं है कि सेलर की ओनरशिप में डिफेक्ट है, बेचारे ने खरीद लिया, तो यहां बायर शरीफ आदमी है, ये वैलिड सेल मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, आपको इन पॉइंट से समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट दोबारा से सेक्शन 27 आ रहा है, ये 27 में ही एक्सेप्शन दी गई है और उसको हम प्रोविजो कहते हैं। तो 27 ने कहा अगर ये सामान बेच दिया है मर्केंटाइल एजेंट, हम पढ़ के आए थे सब सेक्शन 9 में डेफिनेशन, कि उसके पास तो अथॉरिटी थी, क्लियरली ये पढ़ाया था, अथॉरिटी थी खरीदने की, बेचने की, कंसाइन करने की, एंड रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। तो मर्केंटाइल एजेंट दुकान पे बैठा एक ऐसा आदमी है, सारा काम धंधा वही संभाल रहा है, लाला जी तो गले पे बैठे रहते हैं, तो वो वैलिड सेल मानी जाएगी। (28, 29 एंड 30). तो 28 कहता है सेल जो हुई है बाय अ ज्वाइंट ओनर कहें या को ओनर कह लें, मोबाइल तो एक है, मालिक दो हैं, तो जिसके पास सामान है वो बेच सकता है, वैलिड सेल है। भाई दोनों लोगों ने मिलके क्यों लिया फिर? 29 सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों आपको याद हो तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की आप डेफिनेशन पढ़ते थे सेक्शन 2I ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी। और वॉइडेबल क्यों होता था? कंसेंट फ्री नहीं होती थी, या तो कोर्शन लगा, या अनड्यू लगा, या फ्रॉड लगा, या मिस रिप्रेजेंटेशन लगा। और उन चारों का कॉन्सिक्वेंस क्या होता था? सेक्शन 19 में पढ़ते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता था? वॉइडेबल। तो मान लीजिए फ्रॉड करके किसी ने सामान खरीद लिया, तो सेलर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता था, लेकिन अवॉइड करता उससे पहले ही उसने आगे क्या कर दी? सेल कर दी। तो आपके पास तो सामान है, माना फ्रॉडस्टर हो, सामान तो है, तो बायर आपके ऊपर कैसे डाउट करेगा कि आपने आगे फ्रॉड करके खरीदा है? सेक्शन 30 में दो सिचुएशन आती हैं। 30 में दो सबसेक्शन कह लीजिए, 1 और 2 ऐसे लिख लेते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेल करी है सेलर ने। सर वो तो सेलर ही करता है। नहीं, यहां थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। दरअसल सेलर के पास पोजेशन, वो तो मैंने पहले कह दिया था, सामान या कागज तो हर पॉइंट में चाहिए। दरअसल वो एक बार सेल कर चुका है, लेकिन अभी तक सामान उसके पास पड़ा है, तो अंडरस्टूड है बायर लेके नहीं गया। नहीं लेके गया तो नया बायर जो खरीदेगा उसका क्या कसूर है बेचारे का? वो तो सेलर पे डाउट करने से रहा। दूसरा है बायर इन पोजेशन है बिफोर सेल, मतलब अभी वो ऑनर हुआ ही नहीं है, तो नॉन ऑनर हुआ ना, ये वो पॉइंट लग गया। हमने पढ़ा सेक्शन 24 ऑन अप्रूवल बेसिस, तो क्या था? बायर इन पोजेशन था, सामान आपने दिया, अब जो नया खरीदार है वो उस पर डाउट तो नहीं करेगा, तो ये वैलिड सेल मानी जाएगी, क्योंकि इन सभी पॉइंट में एक ही लॉजिक है। जो रियल सेलर था, जहां कह लीजिए जो कि अभी भी मालिक है, कहीं ना कहीं उसकी गलती है। कैसे गलती है? जैसे आप अपने नौकरों से सामान बिकवाते हो, मर्केंटाइल एजेंट, इकट्ठे मिलके क्यों सामान लिया, है ना? इसी में वैलिड सेल में, नॉन ऑनर में, हम दूसरे एक्ट से भी पॉइंट ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी पॉइंट ले सकते हैं। तो अदर एक्ट्स की अगर हम बात करें,
जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, वो सामान बेच सकता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टेक्निकली कहूँ तो वैसे फाइंडर आपने 71 में पढ़ा था, लेकिन वो बेचने का हक आता है सेक्शन 169 में। तो आप ऑनर नहीं भी हैं, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैं, बेच सकते हैं अगर गुड्स पेरिशेबल हैं, एक्सपेंसेस 2/3 ऑफ वैल्यू हो चुका है। या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आता है प्लेजी। प्लेजी कौन से वर्ड से बना? प्लेज से। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। तो अगर आपने अपना ज्वेलरी गिरवी रखी है और लोन वापस नहीं किया, वो प्लेजी, वो लेंडर ऑनर ना होते हुए भी सामान बेच सकता है, और ये कहता है 176। तो ये पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आ गए। ऐसे ही अगर हम थोड़ी सी बात करें इंसॉल्वेंसी एक्ट्स की, कह लीजिए, जैसे आजकल ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, कोर्ट की तरफ से एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल, रिसीवर या साइनी। तो वो क्या कर लेता है, इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेता है और उसे बेचने का हक रखता है। तो वहां पे भी वो क्या है, नॉन ऑनर है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ पार्ट 1 ऑफ रिवीजन, और मैंने कहा था एक पेज में मैं आपको लगभग करवाने की कोशिश करूंगा। You may have a look. Exactly रजिस्टर के एक पेज में मेरी तरफ से यहाँ मैंने रिवीजन करवा दी। होप सो आपको यूटिलिटी मिली होगी। पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए जब हम सेकंड रिवीजन लेके आएंगे, नेचुरल है 31 ऑनवर्ड, थोड़ा पहले पढ़ेंगे, यूटिलिटी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो ये पेज बड़े सही होते हैं, एक तरह से मोटा मोटा मैंने लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक पॉइंट बताने की आपको कोशिश करी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।